आपकी आवाज में आज बात पिछली सरकार पर लग रहे एक और घोटाले के आरोप की। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के बाद अब पिछली सरकार में जनसंपर्क विभाग में घोटाले का बड़ा आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि विभाग के लिए 260 करोड़ का बजट आवंटित था, लेकिन खर्च कर दिए गए 400 करोड़ रुपए। आरोप यह भी है कि राज्य की बाहर की कई एजेंसियों को गैर जरूरी काम के लिए करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। मामला सामने आया तो शुरुआत में विभाग ने आंतरिक जांच कराई। बताया जा रहा है कि इस जांच में कई परतें खुली और इसके बाद अब इस मामले की जांच का जिम्मा सीएम बघेल ने EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को दे दिया है। कांग्रेस जहां जांच का स्वागत कर रही है तो रमन सिंह ने इसका जवाब दिया है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाले के आरोप के बाद अब बीजेपी सरकार में एक और घोटाले का आरोप लग रहा है। इस बार कांग्रेस सवालों के घेरे में खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को खड़ा कर रही है, क्योंकि आरोप जनसंपर्क विभाग में बजट से ज्यादा राशि खर्च करने और फिजूल खर्ची का है। इसीलिए कांग्रेस सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध शाखा को दे दिया है। वैसे खास बात यह भी है कि ये विभाग तत्कालीन सीएम रमन सिंह के पास था। मामले की EOW से जांच कराए जाने का कांग्रेस स्वागत कर रही है, तो इस पर जवाब डॉक्टर रमन सिंह ने भी दिया है। EOW का काम है आर्थिक अपराधों की जांच करना। जनसंपर्क का बजट 150-200 करोड़ खर्च कर दिए गए 600 करोड़, बड़ा घोटाला। और इस घोटाले की जांच EOW नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ये आर्थिक अपराध है और ऐसे आर्थिक अपराधों के लिए EOW को जवाबदारी सौंपा जाना छत्तीसगढ़ सरकार का सही निर्णय है। कांग्रेस इस फैसले का समर्थन करती है। माफी मांगने की बात कही उन्होंने किसानों से, आप मांगेंगे क्या माफी? धीरे धीरे लोगों के ज्ञान चक्षु खुलने लगे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बयान आते रहेंगे, उसमें चिंता नहीं। वो तो उसमें मैंने कहा था, जांच कोई भी विषय होता है, EOW करे या कोई जांच करे, यदि कोई विषय है तो जांच करने में मुझे किसी आपत्ति नहीं। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल पिछली सरकार के जनसंपर्क विभाग पर आरोप है कि उसने निर्धारित 260 करोड़ के बजट के बावजूद 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आरोप है कि राज्य की बाहर की दर्जनों एजेंसियों को करोड़ों रुपए के गैर जरूरी काम दे दिए गए। विभाग ने मामले की जांच के लिए पहले आंतरिक कमेटी का गठन किया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, अनियमितताओं की कलई खुलती चली गई। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोटाले की जांच EOW को सौंपने का फैसला किया। आरोप है कि चुनावी आचार संहिता लगने के दिन ही 28 करोड़ रुपए के RO जारी कर दिए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 48 संस्थानों की निविदाएं रद्द कर दी थी। पिछली सरकार के एक के बाद एक घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस धड़ाधड़ जांच करा रही है। बीजेपी एक तरफ जहां इसे बदलापुर की सियासत बताती रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बदलावपुर बता रही है। लेकिन सवाल ये है, अगर जांच आगे बढ़ती है और आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर बीजेपी कैसे 2019 लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पर हमला बोलेगी? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि आरोप लग रहे हैं जनसंपर्क विभाग में किस तरह से आरोप ये भी लग रहे हैं कि उस दिन तक भी जारी किए गए और 28 करोड़ के आरोप तो उसी दिन जारी कर दिए गए जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगी। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। RP सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं, इसके साथ साथ सच्चिदानंद उपासने जी बीजेपी नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा सच्चिदानंद उपासने साहब आपसे है। सर, ये आप कहते रहे कि बदलापुर की राजनीति है, बदलापुर की सियासत है, लेकिन यह भी क्या इत्तेफाक है हर हफ्ते कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है? सर देखिए, निश्चित रूप से बदलापुर की ही राजनीति है और जो बात कांग्रेस चाहती है उनकी मंशा जो है उसके अनुरूप सारे प्रमाण इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं की जा रही है। केवल दस्तावेजों के आधार पर ये कह देना कि भ्रष्टाचार है, ये साबित नहीं होता है जब तक संबंधित अधिकारियों से बातचीत न हो, संबंधित अधिकारियों का बयान दर्ज न हो कि आखिर किन परिस्थितियों में उस अमाउंट जो है उसको स्वीकृति करनी पड़ी, क्या कारण थे। उन सब कारणों के बारे में जब तक
वो प्रथम दृष्टया जो है बयानात नहीं होते हैं, तब तक केवल दस्तावेजों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, इस संस्था ने बहुत से सर कई आर्थिक अपराध के मामले सुलझाए हैं, देखे हैं। अब चूंकि इस संस्था के पास जांच का जिम्मा है, तो आपको लगता है निष्पक्ष कार्रवाई होगी? आपको लगता है कि नहीं, ये दरअसल राजनीतिक मंशा के तौर पर इसकी जांच सौंपी गई और फिर कार्रवाई भी उसी तरह से होगी? नहीं, EOW भी यदि जांच कर रही है तो अब किस दबाव में करेगी, यह भी एक जांच का विषय होगा कि जिस प्रकार से उस पर दबाव होगा सरकार का, उस अनुरूप वो जांच करेगी या निष्पक्ष जांच करेगी। इस बात की तो बाद में पता चलेगा कि यदि वो किस प्रकार के गवाह बुलाते हैं, किस प्रकार से उन दस्तावेजों को प्रमाणित कराते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी उस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, मैं हालांकि अगला सवाल अगले मेहमान के पास लेने जाने वाला था, लेकिन आपने एक सवाल के लिए मुझे और हिंट कर दिया। उपासने साहब, आपको लगता है कि राजनीति जांच की दिशा को बदल सकती है, प्रभावित कर सकती है? EOW की जांच कांग्रेस के कहने के मुताबिक चल सकती है, आपको लगता है ऐसा? निश्चित रूप से चल सकता है। निश्चित तो सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कांग्रेस CBI को छत्तीसगढ़ में बैन करती है, तो फिर आप उसे गलत क्यों ठहराते हैं? यही शक उनके मन में भी है, यही उनके मन में भी है। नहीं, देखिए, CBI की अपनी एक विश्वसनीयता है, राष्ट्रीय संस्था है, और उस पर कहीं ना कहीं हमेशा मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी से CBI की मांग की जाती रही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास सर। और रामावतार तिवारी सर, अनेक मामले ऐसे थे 15 वर्षों में जिस पर लगातार CBI जांच की मांग की जाती है। ठीक, उपासने जी, आता हूं आपके पास। रामावतार तिवारी सर, मुझे रामावतार तिवारी सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि सर, जनता को इस वक्त बड़ी हमदर्दी हमारी जांच एजेंसियों से हो रही है। अगर वो अपना काम करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। किसी पार्टी के खिलाफ जांच का जिम्मा मिल जाए तो उस पर राजनीतिक दबाव है। देखिए, अभी तो जांच का स्वागत सभी दलों को, सभी को करना चाहिए, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। एक बात। दूसरी बात, हम देखे थे जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो रोज भाजपा दफ्तर जाते थे, एक घोटाले उजागर करने के आरोप लगते थे, और 15 साल भाजपा रही, एक भी मामले में जांच नहीं कराई। दूसरी बात। तीसरी ये बात, खुद एक तरफ से EOW पर उपासने जी आरोप लगा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं, और सबसे बड़ा घोटाला, नान घोटाले का जांच खुद EOW से इन्होंने दिया था। तीसरी बात। चौथी बात यह है कि इसके जांच के निष्कर्ष पहुंचनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि इसके दोषी कौन है, किस तरह घोटाला हुआ है। और जब हम मीडिया के लोग हैं, समाचार पत्र हैं, और चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में विपक्ष को अगर मजबूती देने का काम करता है वो मीडिया देता है और कोर्ट देते हैं। तो इन संस्थाओं पर अगर प्रभावित करने की कोशिश की गई है तो इन संस्थाओं का जांच होने से दोबारा नहीं होगा, और लोकतंत्र के लिए भी फायदेमंद होगा और विपक्ष के लिए भी अच्छा रहेगा, और वर्तमान सरकार भी पारदर्शिता तरीके से काम कर पाएगी। तो इस तरह के जांच जितने भी हो रहे हैं, जिस तरह के घोटाले आए थे, जब भूपेश बघेल जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जो बातें कही, वो बातों को सरकार में आने के बाद अमली जामा पहुंचाने के लिए प्रशासन को उन्होंने सक्रिय कर दिया है। तो इस सक्रियता को अगर राजनीतिक लहजे से बहुत जल्दी नहीं देखना चाहिए। हो सकता है वो राजनीतिक उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश की हो सकती है, परंतु अभी देखना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि खुद भाजपा जो है, इसके पहले जोगी जी के तमाम आरोप लगाए, 2 दर्जन आरोप, बस्ता कांड, ये कांड, वो काम, एक भी जांच शुरुआत नहीं हो पाई। तो अब कम से कम ये तो जांच कर रहे हैं, जांच की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ तो कदम आगे बढ़ा करना हैं। चाहिए। ठीक है सर। और इस जनता की अगर गाढ़ी कमाई का भेदभाव तरीके से हुआ है तो उसकी जांच होनी भी चाहिए। रामावतार सर, मैं आता हूं आपके पास। स्वीकार करना चाहिए। ठीक, रामावतार सर, मैं आता हूं। आरपी सिंह सर, आज आखिरी में मैं आपके पास इस बार आया हूं क्योंकि अब आप सत्ता वाले हो गए हैं सर, और अमूमन सत्ता वालों से जो जवाब है अगर थोड़ी देर में ले भी लिया जाए तो उसके लिए सर नाराज मत होइएगा। पहले याद करिए, उपासने साहब भी इंतजार किया करते थे। आरपी सिंह सर, आपसे मेरा एक सवाल है, और सवाल यह है, जिस हिसाब से सर आप एक के बाद एक जांच धड़ाधड़ पकड़ा रहे हैं,
तो उसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप बदलापुर की सियासत कर रहे हैं, और इस बार तो आपने ऐसा विभाग चुना है जिसका जिम्मा किसके पास था या कौन उसे देख रहा था, यह भी किसी से छिपा नहीं है। देखिए आसिफ भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि ये बदलापुर की राजनीति है। दरअसल हम इसे बदलावपुर की राजनीति कहते हैं। अगर कोई व्यवस्था भ्रष्ट थी, दोषी थी, कमीशन खोर थी, तो हम उस सिस्टम को बदल देना चाहते हैं, और यही हमारा बदलावपुर है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डर किस बात का है? आप क्यों डरते हैं कि हम आपसे बदला ले लेंगे? अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो जैसे भाई रामावतार तिवारी जी कह रहे थे, आपको इस जांच का स्वागत करना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो जांच का स्वागत कीजिए। कहीं ना कहीं जब आप विरोध करते हैं तो दोषी वाले पाले में आके खड़े हो जाते हैं। बात नंबर 1। दूसरी बात, आसिफ जी पिछले 15 वर्षों से माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ही इस विभाग के मंत्री थे, और 260 करोड़ रुपए बजट के अगेंस्ट में यदि आप 400 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, और इसका सीधा आरोप डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर लग जाता है। इसके अलावा विभाग का नाम देखिए क्या है, जन संपर्क, यानी शासन का जनता के साथ कैसे संपर्क हो, इसके लिए इस विभाग को बनाया था। लेकिन आप कर क्या रहे थे उसका? यही कि एक समाचार चैनल ने वहां तत्कालीन अधिकारी जो उसके इंचार्ज थे उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो संगठित अपराधी के मुखिया की तरह बात कर रहे हैं कि उस नेता की सीडी बना दो, इस पत्रकार की सीडी बना दो। तो जनसंपर्क विभाग माननीय रमन सिंह के कार्यकाल में जनसंपर्क विभाग तो रहा ही नहीं था। वो संगठित अपराधियों के गिरोह के जैसे काम करता था। पत्रकारों की सीडी बना दीजिए, नेताओं की सीडी बना दीजिए, ये इसका मुख्य काम था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके दर्शक जानना चाहेंगे कि ये दरअसल मामला है क्या, वो मैं आपको बता, थोड़ा समय दीजिएगा मेरे को। 2016-17 में आसिफ भाई इस विभाग का बजट होता है 120 करोड़ रुपया। 2017-18 में यह बजट बढ़कर हो जाता है 144 करोड़ रुपया, यानी 24 करोड़ की ग्रोथ। और 2018-19 जब यहां चुनाव होने हैं तो सरकारी पैसे से कैसे रमन सिंह का चेहरा फेयर एंड लवली लगा के चमकाया जाए, कैसे सरकार का चेहरा चमकाया जाए, उसके लिए बजट बढ़ के हो जाता है 260 करोड़ रुपया, यानी लगभग 2 गुना, और खर्च होता है 400 करोड़ रुपया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके दर्शकों का आश्चर्य होगा, यहां तक कि आपके चैनल की निगरानी के लिए भी और आप जैसे तमाम चैनल की निगरानी के लिए इस सरकार ने एजेंसी हायर कर रखी थी जो बताती थी कि जी टीवी हमारे पक्ष में कितना दिखाता है, हमारे खिलाफ कितना दिखाता है, या दूसरे चैनल हमारे पक्ष में कितना दिखाते हैं और कौन हमारे खिलाफ कितना दिखाता है। और उस एजेंसी को भी करोड़ों रुपए का भुगतान होता था। कई बड़े अधिकारी जो पुरानी सरकार में मार्गदर्शक बने हुए थे, उनकी पत्नियां जनसंपर्क के विभाग के माध्यम से लाखों रुपए वेतन पाती थी। एक ऐसी एजेंसी जो सरकार के अधीन काम करती थी, उसी का मुखिया सरकार का सलाहकार बना हुआ तो लाखों रुपए लेता था वो। आरपी सिंह जी, आता हूं आपके पास। उपासने साहब, आपसे मेरा एक सवाल है सर। आपने अपने पहले सवाल के जवाब में मुझे कहा था कि जानबूझकर ढूंढ कर प्रमाण निकाले जा रहे हैं। सर, प्रमाण तो ढूंढ कर ही निकाले जाते हैं, प्रमाण अगर सामने मिल जाए तो फिर जांच किस बात की। दूसरी बात, आपका एक पॉइंट सही है, आपने कहा कि दस्तावेजों पर ही भरोसा किया जा रहा है, अधिकारियों से पूछताछ नहीं की जा रही। तो सर, ये खबर आपको कहां से लगी कि अधिकारियों से कोई पूछताछ आगे भी नहीं होगी, सिर्फ दस्तावेजी आधार रहेंगे इस जांच का? नहीं, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जांच एजेंसी यदि निष्पक्ष रूप से करे, मेरा कहना यही है कि केवल दस्तावेजों के आधार पर उस जांच को भ्रष्टाचार की संज्ञा न दी जाए, उसमें जब तक उसके प्रामाणिक तथ्य जो है संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से, आखिर ये बजट इतना था, इस पर क्यों इतना खर्च हुआ, इन सब बातों की पुष्टि बयानात से या साक्ष्यों से न हो, तब तक उसको केवल दस्तावेजी साक्ष्य को ये नहीं माना जा सकता कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। उसका प्रोपोगंडा जो है भ्रष्टाचार के रूप में जो किया जा रहा है, उसको मैं प्राइमा फेसी नहीं मानता कि उसको भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जा सके। जब तक हम उस पर जो है सभी प्रकार की जांच अंतिम रूप न दे दें, तब तक जो है उस पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं जाए ईओडब्ल्यू के जांच पर। केवल ये कह रहा हूं कि उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो निष्पक्ष ढंग से जो प्रमाणिक तथ्य है, साक्ष्य हैं, उस आधार पर बयानात हैं, उसके आधार पर जांच करें, और जो वास्तव में दोषी होगा
उसको दंडित किया जाना चाहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए उपासने जी, अगर चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो रही है, इसका मतलब कि उस घोषणा के फौरन बाद से ही चुनाव आचार संहिता लग गई, लेकिन उसके बाद भी अगर उसी दिन में 28 करोड़ रुपए के आरओ जारी किए जाते हैं और अगर ऐसा हुआ है तो आपको लगता है कि यह गलत है, यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है? अगर ऐसा हुआ है तो आपको लगता है? सामान्य रूप से आचार संहिता लगने के बाद और शासन स्तर पर कोई भी काम नहीं होते हैं, तत्काल लगने के बाद उसको एज इट इज जैसा है यथास्थिति ही रख दिया जाता है। यदि उसके बाद किसी ने उस पर दस्तखत किया या किसी ने किया तो वो आचार संहिता का उल्लंघन तो निश्चित रूप से माना जाएगा। उल्लंघन भी है और फिर वो किसको दिया गया, वो जेन्युइन भी है, वो टेंडर, वो निविदाएं, वो सब भी देखना पड़ेगा, यूडब्ल्यू देख लेगी, उसका काम है। राम अवतार सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, और आपसे मेरा एक सवाल है। उपासने जी जो तथ्य दे रहे हैं या जो तर्क दे रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि जांच पूरी हो गई हो, रिपोर्ट सामने आ गई हो और उसके बाद वो चीजें हैं? आप अभी तो शुरुआत है, कम से कम शुरुआत में तो आप कह ही सकते हैं कि ठीक है जांच कराइए, क्या दिक्कत है? देखिए, वो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, तो अपने पार्टी की पूर्व में नेताओं की छवि को चमकाने की उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, तो वो उसी आधार पर बात कर रहे हैं। अभी उससे ज्यादा बात करेंगे तो वो अभी समीक्षा बैठक में ही कुछ साफ गोई तरीके से बात कर दिए थे तो कुछ लोग नाराज हो गए थे। हाँ। इसलिए और ज्यादा साफ गोई से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। परंतु अंदर से वो खुश होंगे, एक बात। दूसरी बात ये है, देखिए लगभग जो सरकार रहती है वो सरकार जो है वो सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए जनसंपर्क विभाग का उपयोग करती हैं और अपने खबरों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। राजनीतिक दल कमोबेश ये करते रहते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, या रमन की सरकार हो, या भूपेश की सरकार हो, ये करते, मगर उसकी एक मर्यादा हो, उसके एक तरीके हो, और एक अखबार जो है या मीडिया जो है, लोकतंत्र में जो जन सूचना पहुंचाने का भी माध्यम खत्म हो जाए, ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, ये इस बात को ध्यान सभी को रखना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में आपको आपके संदेश हैं, राजनीतिक संदेश हैं, सामाजिक संदेश हैं, लोगों की पीड़ा है, और आपने जो किया है, देखो आपका प्रतिबंध दिखाता, जो भी सरकार होती है उसका आईना दिखाने का काम हम करते हैं, तो हम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर दे रहे हैं, उसको देख के आप समीक्षा करिए, उसके कारण आप प्रताड़ित करेंगे, अलग अलग धाराओं में धारा लगाएंगे, धमकी देंगे या ज्यादा प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे, तो वो चीजें एक तरीके से मर्यादा में और व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर ना हो तो वो इस तरह के घोटाले सामने आते हैं। हम लोग इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम पहली बार इस तरह की बात देख रहे हैं तो हमको खुद खराब लग रहा है। अभी तक हम पीडब्ल्यूडी के घोटाले, जल संसाधन के घोटाले और अलग अलग विभागों के घोटाले रोज छापा करते थे। आज हम अपने विभाग के घोटाले की बहस कर रहे हैं, दुख होता है। मैं आता हूं सर आपके पास, जनता के बीच जवाब देना होगा। आरपी सिंह जी, सर आप ईओडब्ल्यू से इस मामले की जांच करा रहे हैं, ठीक है, वो उसके लिए अच्छी एजेंसी है, उसकी स्पेशलाइजेशन भी इसी फील्ड में है, लेकिन आप पर जो एक सवाल उठता है सर कांग्रेस पर, वो ये कि झीरम वाला मामला था, उसमें जब आप विपक्ष में थे और सरकार यूपीए में थी, उस वक्त आपने शुरुआत में कहा कि हम सीबीआई से इसकी जांच चाहते हैं, फिर सीबीआई ने इसकी जांच की भी सर, फिर आप कहते हैं हम एसआईटी से इसकी जांच चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जांच एजेंसियां भी ये बात समझती हैं कि अगर राज्य में सरकार जिस पार्टी की और वही जांच चाहती है तो फिर वो एसआईटी को जांच सौंप देगी, सीबीआई पर भरोसा नहीं करेगी, और अगर दोनों जगह उसकी विपक्ष है तो फिर वो सीबीआई पर भरोसा करेगी। क्यों सर ऐसा? देखिए आसिफ भाई, मैं थोड़ा सा आपको ठीक करना चाहूंगा। जब यह घटना हुई थी तो केंद्र में हमारी सरकार थी, एनआईए ने इसकी जांच की थी, लेकिन यह भी उतना बड़ा सच है कि इसमें षड्यंत्र के पहलू की जांच नहीं हुई थी, बात नंबर 1। दूसरा, राज्य शासन ने 3 महीने का समय तय करके न्यायिक जांच आयोग बिठाया था, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, यानी लगभग 6 वर्ष होने को हैं, लेकिन वो न्यायिक जांच आयोग भी षड्यंत्र के पहलू की जांच नहीं कर रहा है। इसके बाद जो है प्रभावित लोग, मैं खुद और टीएस सिंहदेव जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे एक डेलीगेशन के रूप में, मैं शामिल था। उन्होंने वादा किया था कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे। 1 साल बाद सदन में घोषणा की और बाद में से मुकर गए। हमारी सरकार आने के बाद हमारा कमिटमेंट था कि हम झीरम के शहीदों को न्याय दिलवाएंगे, इसलिए हमने एसआईटी बना दी है। अब किसी के पेट में दर्द होना नहीं चाहिए जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है।
मैं फिर घूम के आता हूं, आज के मुद्दे पर समय चूंकि कम है, कैसे कैसे घोटाले हैं मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपके दर्शकों का भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़े, उनका भी थोड़ा मनोरंजन। सर मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, क्योंकि पुरानी सरकार जितने काम कर गई है घोटाले और मनोरंजन वाले। हाँ मैं आपको बता रहा हूं, SMS का ठेका एक कंपनी को मिलता है जिसका मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, इसका दर था 5 पैसा, लेकिन 5 पैसा प्रति SMS को सरकार को मंजूरी नहीं मिलती है, 70 पैसा वाली कंपनी को बुला लिया जाता है। दूसरा एक ठेका होता है साहब, वो यहां की स्थानीय कंपनी को मिल जाता है। शर्त यह थी कि आपको 2 करोड़ रुपए का सालाना काम करने का अनुभव हो, लेकिन दर्द इस बात का था कि एजेंसी लोकल है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा। टेंडर की शर्तें बदल जाती हैं कि 20 करोड़ रुपए का अनुभव वाली कंपनी काम करेगी, गुजरात से कोई कंपनी आ जाती है। हमारे यहाँ के पत्रकार जो छोटे समाचार पत्र निकालते आपने आरोप लगाए और छोटे वो आरोप जो है उन पर अब ईओडब्ल्यू जांच भी करेगा। सर माफी चाहूंगा, 5-10 हजार रुपए के लिए तरह से आते थे, की कोशिश जरूर कर करोड़ों रुपए जो है गुजरात और नागपुर की एजेंसियों को बांट दिए। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया रामावतार सर, सचिन उपासने जी आपका भी बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक बात तय और वो ये कि क्या जांच एजेंसियों की भूमिका, निष्पक्षता और उनकी क्लैरिटी ये सत्ता में कौन सी पार्टी है, क्या इस पर भी डिपेंड करता है। सवाल यह भी है क्या वाकई कांग्रेस का यह बदलापुर है जिसमें बार बार और लगातार एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं दरअसल, या फिर कांग्रेस लगातार चूंकि आगे बढ़ रही है, उसे जहां जहां शिकायतें मिल रही है निष्पक्ष तरीके से वो इस पर जांच बैठा रही है। चूंकि अभी जांच का सिलसिला शुरू हुआ है और जब रिपोर्ट्स आनी और जांच रिपोर्ट्स आनी शुरू होंगी तब उसके बाद मामला पता लगेगा कि क्या हुई थी जांच और किस पर गिर रही है आंच।